गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज जो टॉपिक मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी वो है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेटा या आंकड़ों का प्रसामान्य या सामान्य वितरण। तो अब चलिए सबसे पहले क्या करते हैं कि इस टॉपिक को तोड़ते हैं, जिससे हमें तीन चीज़ें मिलेंगी। पहली मिली नॉर्मल, दूसरा है डिस्ट्रीब्यूशन और तीसरा है डेटा। तो इन तीनों में से नॉर्मल का मतलब सभी को पता है, अर्थात सामान्य। डेटा या आंकड़े क्या हैं ये पिछले लेक्चर में डिटेल से मैंने बता दिया है। अब बचता है वर्ड डिस्ट्रीब्यूशन या वितरण। तो देखा जाए तो डिस्ट्रीब्यूशन या नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एक नेचर्स फिलॉसफी है या प्रकृति का दर्शन है। हमारी प्रकृति में सभी ऑब्जेक्ट्स और इंसिडेंट्स मोर और लेस नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। आई बात समझ में? नहीं समझ में आई ना? तो चलिए इसको डिफरेंट एग्जाम्पल्स के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। जैसे पहला उदाहरण हम बॉटनी या वनस्पति विज्ञान के फील्ड से लेते हैं। अगर हम होल प्लांट कम्युनिटी को देखते हैं तो हम ये पाते हैं कि एक तरफ अगर इसमें लिचेन जैसा माइक्रो प्लांट है तो दूसरी तरफ देवदार के जैसे विशाल वृक्ष भी हैं। तो इन दोनों मिनिमम और मैक्सिमम लिमिट्स के बीच भी बहुत सारे प्लांट्स और ट्रीज़ आते हैं। तो ये हुआ प्लांट्स का डिस्ट्रीब्यूशन। इसी तरह अगर हम जोलॉजी या जंतु विज्ञान का एग्जाम्पल ले लें तो पाते हैं कि अमीबा जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, अमीबा क्या है? एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बहुत छोटा सा एक कोशिकीय जीव है, से लेकर वेल जैसे कई टन के जीव पाए जाते हैं और उनके बीच में भी बहुत सारे जीव जंतु वितरित हैं या डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। ठीक है, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। अब चलिए इसको, ये आपको और क्लियर हो जाएगा जब हम तीसरा उदाहरण देंगे। तो मान लीजिए अगर हमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ साइकोलॉजिकल ट्रेट्स की स्टडी करनी है तो हर इंडिविजुअल की आईक्यू में अंतर होता है, ये सबको पता है। जितने भी लोग हैं सबकी आईक्यू या बुद्धि लब्धि जो होती है वो बराबर नहीं होती। कुछ की आईक्यू बहुत ज़्यादा अच्छी होती है तो वहीं कुछ अत्यंत मंद बुद्धि वाले होते हैं। लेकिन साथ ही साथ ऐसा भी श्योर है कि इन दोनों मैक्सिमम इंडिविजुअल्स, मतलब मैक्सिमम और इन दोनों मैक्सिमम और मिनिमम इंडिविजुअल्स के बीच की भी लिमिट होगी। बीच वाले भी लोग होते हैं जो कि सामान्य बुद्धि वाले होते हैं। मतलब क्या हुआ? डेटा बिटवीन दीज टू मिनिमम एंड मैक्सिमम लिमिट्स आर कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेटा। ठीक है, ये डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन कहलाया। एक मिनिमम लिमिट हो गई आपकी, एक मैक्सिमम लिमिट हो गई। उनके बीच में जितना भी वितरण रहेगा डेटा का, वही आपका क्या कहलाता है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेटा। अब इस डेटा की नॉर्मेलिटी क्या होती है? ठीक है, अब देखते हैं कि डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से होता है। अगर नॉर्मली ये देखा जाता है कि किसी भी डेटा में मैक्सिमम डेटा मीडियम रेंज में होते हैं। इसी मीडियम रेंज से कुछ पॉजिटिव डायरेक्शन में और कुछ नेगेटिव डायरेक्शन में डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। ठीक है, समझ में आया कि एक डेटा अगर आपके पास है तो उसकी एक रेंज हो गई मीडियम। उस मीडियम से कुछ डेटा आपका पॉजिटिव होगा, मतलब ज़्यादा वैल्यू वाला होगा, कुछ आपका नेगेटिव होगा। कुछ पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएगा, कुछ नेगेटिव डायरेक्शन में जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे ले लीजिए इंडिया में मेल की एवरेज हाइट, मेल मतलब पुरुषों की औसत ऊंचाई तो पुरुषों की औसत ऊंचाई 5 फीट 8 इंच मानी गई है। तो इस स्थिति में ऐसा नहीं है कि सभी पुरुषों की हाइट 5 फीट 8 इंच ही होगी। कुछ की इससे ज़्यादा मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन में, और कुछ की इससे कम मतलब नेगेटिव डायरेक्शन में होगी। ठीक है, यही डिस्ट्रीब्यूशन कहलाया। ये आपका हो गया एक औसत से एक पॉजिटिव की तरफ जाना और एक नेगेटिव की तरफ जाना, ये आपका डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। लेकिन स्थिति जब ऐसी बनती है कि मैक्सिमम मेल की हाइट 5 फीट या इसके बिल्कुल आसपास, अर्थात मीन या एवरेज हाइट के आसपास होगी, तो आपका डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड कहलाएगा। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या हुआ कि एक मिनिमम लिमिट हो गई और एक मैक्सिमम लिमिट हो गई, उसके बीच में बहुत सारे हमारे डेटा फॉल करते हैं। लेकिन इसका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या हुआ? जो हमारा एवरेज है या मीन है, अगर मैक्सिमम डेटा
उसके उस पे है या उसके आसपास है, तो इस तरीके का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है। चलिए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व की बात करते हैं जो कि डेटा की फ्रीक्वेंसी की हेल्प से ड्रॉ किया जाता है, जैसा कि फिगर में आप देख रहे हैं। ठीक है, तो नॉर्मल यहाँ पर इस आपके सामने जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का कर्व बना है वो किस आधार पे बना है, वो किसी भी एक स्कूल ले लिया गया है, उसके 8th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट ने जो मार्क्स ऑब्टेन किए थे उनकी फ्रीक्वेंसीज़ के आधार पे ये यहाँ पे बनाया गया है। तो यहाँ हमारे पास डेटा का ट्रेट या गुण क्या हो गया, परीक्षा में प्राप्त किए गए अंक, अर्थात वेरिएबल। ठीक है, जो नंबर्स ऑब्टेन बाय द स्टूडेंट्स हैं वो आपके क्या हो गए, वेरिएबल हो गए। इन्हीं नंबरों के आधार पे सबसे पहले डेटा का मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला गया। मीन क्या नहीं है इसका 100, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या निकला है 8। इस कर्व को मीन से पॉजिटिव और मीन से नेगेटिव दोनों डायरेक्शंस में स्टैंडर्ड डेविएशन के अकॉर्डिंग डिवाइड किया गया है। देख लीजिए, मीन से प्लस भी गया है और मीन से माइनस भी गया है, जिसको कहते हैं मीन प्लस माइनस SD। ठीक है, उस SD की वैल्यू 1 2 3 होती है। यहाँ अगर हम ऑब्ज़र्व करें तो पाते हैं कि मैक्सिमम डेटा मीन प्लस माइनस SD अर्थात मीन प्लस माइनस 1 SD अर्थात मीन से 1 SD पॉजिटिव डायरेक्शन में और 1 SD नेगेटिव डायरेक्शन में फॉल कर रहा है। दिखा कितना डेटा फॉल कर रहा है, 68.28%। 100% में से अगर 68.28% डेटा अगर मीन प्लस माइनस 1 SD के बीच में फॉल कर रहा है तो इसका मतलब ये भी आधे से भी ज़्यादा हुआ। इसके लिए आपको कर्व को ध्यान से देखना होगा। मीन 100 है और उससे माइनस 1 SD और प्लस 1 SD के बीच में जो डेटा नंबर है, मतलब 92 से 108, उनकी फ्रीक्वेंसी को ये डिस्ट्रीब्यूशन कर्व सबसे ज़्यादा बता रहा है। उनकी फ्रीक्वेंसी देखिए बहुत ऊंची जा रही है। ये कर्व उनकी फ्रीक्वेंसी के हिसाब से जो बना है वहाँ पे ये कर्व बहुत ज़्यादा ऊंचा है। ठीक है, तो मैक्सिमम डेटा आपका कहाँ पे फॉल कर रहा है, मीन प्लस माइनस 1 SD के बीच में। ठीक है, उसके बाद आए हुए या प्राप्त किए हुए नंबरों की फ्रीक्वेंसी एक डिफाइंड ऑर्डर में धीरे धीरे कम होती जा रही है। पहले तो कम से शुरू हुई थी, फिर वो पीक पे पहुंची थी और फिर वो धीरे धीरे पीक पे पहुंचने के बाद फिर एक डिफाइंड ऑर्डर में, अचानक नहीं, एक डिफाइंड ऑर्डर में धीरे धीरे कम हो रही है, जो कि कर्व को क्या शेप दे रही है, एक बेल का शेप दे रही है। अगर आपको अपने डेटा में यही बेल शेप्ड कर्व प्राप्त हो जाता है तो ऐसा मान लीजिए कि आपका डेटा जो है वो क्या है, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। अब चलिए इस नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व की कुछ प्रॉपर्टीज़ को जान लिया जाए। इसमें सबसे पहली प्रॉपर्टी या कैरेक्टरिस्टिक है sorry, if the random variables have probability distribution whose graph is continuous, bell shaped and symmetric, it is called the normal distribution। ठीक है, अगर आपके पास जो आपने रैंडम वेरिएबल्स लिए हैं उनका उनके डिस्ट्रीब्यूशन का फ्रीक्वेंसी कर्व इस तरीके का बन रहा है कि वो बेल शेप्ड हो, कंटिन्यूअस हो, मतलब वो कहीं से ब्रोकन ना हो, वो टूटा हुआ ना हो, फ्रीक्वेंसी में कहीं भी एब्सेंस ना हो और सिमेट्री हो। ठीक है, सिमेट्री का मतलब देखिए मिरर इमेज होता है। सिमेट्री मतलब जितना मीन के एक तरफ उतना ही मीन के दूसरी तरफ। ठीक है, तो क्या है ये भी, अगर ये इमेज अगर आप देख रहे हैं कर्व वाली, तो उसमें देखिए जो m है, जो 100 है, उसके एक तरफ उतनी ही वैल्यू है जितना कि दूसरी तरफ। ठीक है, तो लेफ़्ट जो साइड है वो राइट साइड का मिरर इमेज है या राइट साइड लेफ़्ट साइड की मिरर इमेज है। यही होता है सिमेट्री, कहीं से भी उसमें कोई डिसकंटिन्यूटी नहीं रहती है। ठीक है, फिर है सेकेंड, द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व इज़ बेल शेप। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ये जो डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है वो एक घंटी के आकार का होता है। द मीन, मीडियन एंड मोड आर इक्वल
and located at the center of the distribution. मीन मीडियन मोड जो होते हैं, इसमें नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है उसमें मीन मीडियन मोड की वैल्यू जो होगी वो हमेशा आपकी क्या होती है, सेम होती है। ठीक है, थ्योरेटिकल इट शुड बी 0 बट अकॉर्डिंग टू डेटा इट कैन बी एनी नंबर। थ्योरेटिकली अगर हम देखा जाए, सैद्धांतिक रूप से अगर देखा जाए तो ये मीन और मीडियन मोड की वैल्यू नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन और डेटा में 0 होनी चाहिए, लेकिन अकॉर्डिंग टू डेटा ये कोई भी नंबर हो सकता है। जैसे हमने जो एग्जांपल्स लिया था क्लास 8 के स्टूडेंट्स के ने जो मार्क्स ऑब्टेन किए थे, उसमें जो हमने मीन निकाला वो निकला आपका 100। ठीक है, वो 0 तो नहीं है, 100 है। तो अपने डेटा के अकॉर्डिंग आप ये निकाल सकते हैं। फिर है द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व इज़ यूनी मॉडल। यूनी मॉडल का मतलब हुआ कि एक ही उभार है, ओनली वन मोड। ठीक है, इस कर्व में आप देख रहे हैं कि ये बेल शेप का है, तो एक ही घंटी या बेल की जैसी संरचना बन रही है, इसमें 2 या 3 नहीं है। इसका मोड क्या है, यूनी है, मतलब सिंगल मोड है। ठीक है, the curve is symmetrical about the mean, which is equivalent to say that its shape is the same on both side of a vertical line passing through the center। ये हमने पहले ही बता दिया कि सिमेट्री का मतलब क्या हुआ कि जितना डेटा मीन के लेफ्ट में होगा उतना ही मीन के राइट में भी होगा। दोनों साइड्स में डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, सेम होता है, मतलब कर्व में क्या होगी, सिमेट्री होती है। फिर 5th पॉइंट पे आइए, द कर्व इज़ कंटिन्यूअस, मतलब देयर आर नो गैप्स और होल्स फॉर ईच वैल्यू ऑफ x इज करस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ ऑफ y। ठीक है, द कर्व इज़ कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस कर्व होता है, हर x की वैल्यू के करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू होती है। ऐसा नहीं है कि x की वैल्यू है और y की वैल्यू का एब्सेंस रहेगा, या y की वैल्यू है और x की वैल्यू एब्सेंट रहेगी। ठीक है, इसीलिए डेटा क्या होता है, उसमें कोई गैप नहीं हो पाता, वो बिल्कुल कंटिन्यूअस होता है। फिर है 6 है द कर्व इज एजेम्पटोटिक। एजेम्पटोटिक का क्या मतलब हुआ कि जो दो चीज़ें मिलती नहीं है कभी। हाँ, तो द कर्व इज एजेम्पटोटिक टू एक्स एक्सिस मीन्स द लाइन ऑफ कर्व एंड द लाइन ऑफ एक्स एक्सिस नेवर मीट, दे गो पैरेलल थ्रू इनफाइनाइट। ठीक है, इसमें आप देखिए पिछली स्लाइड में जाना पड़ेगा इसके लिए। तो एजेम्पटोटिक में हुआ कि जो कर्व की लाइन है वो आपके एक्स एक्सिस वाली लाइन से मिल नहीं रही है, और ये मिलेगी भी नहीं। क्यों? क्योंकि यही प्रॉपर्टी जो है, जो दोनों नहीं मिल रही हैं, ये अनंत तक जाएंगी, और इस अनंत का कितना मेज़रमेंट है ये कहना मुश्किल होता है। तो यही प्रॉपर्टी क्या कहलाती है, इसको क्या कहते हैं, एजेम्पटोटिक। ठीक है, एक फिर नेक्स्ट पॉइंट है एक्सटेंशन ऑफ द कर्व इज फ्रॉम -3 स्टैंडर्ड डेविएशन टू +3 स्टैंडर्ड डेविएशन। अब एक्सटेंशन बता रहा है, फिर से आप इस स्लाइड में आइए। अब देखिए कि जो एक्सटेंशन है, मतलब जो कर्व का विस्तार होता है, फ्रीक्वेंसी के आधार पे जो हमने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का कर्व बनाया, उसका एक्सटेंशन या उसका विस्तार कितना होता है, -3 स्टैंडर्ड डेविएशन से +3 स्टैंडर्ड डेविएशन के बीच में। ठीक, इसको और ज़्यादा एलाबोरेट करेंगे पॉइंट्स के माध्यम से। तो देखिए जैसे हुआ 1 स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द मीन इज़ अप्रॉक्सीमेटली 68.28%। देखिए 1 स्टैंडर्ड डेविएशन के बीच में 68.28% का डेटा जो हमारा है वो क्या हो रहा है, कवर हो रहा है। अब इसमें सेकेंड पॉइंट है 2 स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द मीन इज़ अप्रॉक्सीमेटली 95.46%। 2 +-2 स्टैंडर्ड डेविएशन के बीच का देखिए कितना डेटा कवर कर रहा है, ये 95.46% डेटा इसने क्या किया, कवर कर लिया। अब आइए 3 स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द मीन इज़ अप्रॉक्सीमेटली 99.74%। तो +-3 स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब होता है कि किसी भी आंकड़े का
99.74% क्या कर रहा है, ये कवर कर रहा है। ठीक है, तो अब आपके पास 100% डेटा था, आपने उसमें से 99.74% डेटा आपने क्या किया, माइनस कर दिया, तो कुछ डेटा बच गया। तो ऐसा मान लिया जाता है, कितना डेटा बचा आपके पास, 0.26%। तो ये बोथ साइड्स के लिए है, तो इसको भी आप आधा कर दीजिए। तो 0.13% आपका इनफाइनाइट में गया, नेगेटिव साइड में, और 0.13% आपका पॉजिटिव साइड में, इनफाइनाइट में गया। अब इतनी देर से आप सभी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन शब्द सुनते जा रहे हैं, तो ये बात दिमाग में आ रही होगी कि क्या किसी डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन एबनॉर्मल भी होता है। तो हाँ, बहुत सारे आंकड़े नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होते हैं, जिसे स्टैटिस्टिक्स की लैंग्वेज में स्क्यूनेस कहा जाता है। स्क्यूनेस का मतलब होता है लैक ऑफ सिमेट्री। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या था कि सिमेट्री थी, बोथ साइड जो था वो क्या था, सेम था, एक दूसरे की मिरर इमेज थी। मीन के जो दोनों तरफ का कर्व था वो क्या था, बराबर था। ठीक है, लेकिन उसमें सिमेट्री थी। लेकिन स्क्यूनेस का मतलब हो गया लैक ऑफ सिमेट्री, मतलब सिमेट्री नहीं है। मतलब ये हुआ कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में सिमेट्री थी, उसका 50% मीन के एक साइड और 50% मीन के दूसरे साइड था। लेकिन जब डेटा में स्क्यूनेस होती है तो ये सिमेट्री ख़त्म हो जाती है। ठीक है, स्क्यूनेस का मतलब हो गया कि डेटा आपका नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, वो किसी एक तरफ ज़्यादा तो किसी एक तरफ कम हो सकता है। ठीक है, ये फिगर में आप देखिए, दो तरीके की स्क्यूनेस है इसमें। स्क्यूनेस भी दो तरीके की हुई, एक पॉजिटिव और दूसरी नेगेटिव स्क्यूनेस। जब हमारा फ्रीक्वेंसी कर्व इस प्रकार का बनता है कि उसकी जो राइट टेल है वो लंबी होती है, पॉजिटिव स्क्यूनेस वाले फिगर में आप देखिए, ध्यान दीजिए, जब हमारा फ्रीक्वेंसी कर्व ऐसा हुआ, जब उसकी राइट टेल लंबी हुई, तो ऐसी स्क्यूनेस को क्या कहा जाता है, पॉजिटिव स्क्यूनेस। ये भी फ्रीक्वेंसी के, कोई डेटा की फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग ही बना हुआ है। इसमें मीन की वैल्यू क्या होती है, सबसे ज़्यादा होती है, उससे कम वैल्यू मीडियन, और सबसे कम वैल्यू मोड की आती है। इसमें जो भी कर्व बनता है उसमें पहले तो फ्रीक्वेंसी बढ़ी हुई होती है और फिर धीरे 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 कम होनी शुरू हो जाती है। तो इस तरीके का अगर आपको कोई डेटा मिलता है और आपसे कहा जाता है कि आप डिस्ट्रीब्यूशन कर्व ड्रॉ करिए, तो अगर आपको ऐसा कर्व मिलता है जिसकी राइट टेल लंबी हो, उसकी जो मीन की वैल्यू है वो ज़्यादा हो, मीडियन की वैल्यू उससे कम और मोड की सबसे कम, और देखने में इस तरीके का जो डेटा जिसमें कर्व हो जिसमें सिमेट्री ना हो, तो वही आपका क्या कहलाता है, पॉजिटिव स्क्यूनेस कहलाती है। ठीक है, अब चलिए दूसरे केस को देखते हैं, जो है नेगेटिव स्क्यूनेस। इसमें जो आपकी फ्रीक्वेंसी होगी वो धीरे धीरे बढ़ती जाती है। ठीक है, डेटा की जब हम फ्रीक्वेंसी निकालेंगे तो वो क्या होगी, धीरे धीरे बढ़ेगी और पीक पे पहुंच के अचानक कम होने लग जाती है, जो कि कर्व की सिमेट्री को डिस्ट्रॉय कर देता है। अगर ये धीरे धीरे बढ़ती और धीरे धीरे ही उतरती तो क्या होता, डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता, लेकिन ऐसा नहीं है। ये पहले धीरे 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 बढ़ी, फिर अचानक ये क्या हो गई, फॉल हो गई। ठीक है, तो जिससे इसमें क्या होता है कि इसकी जो लेफ़्ट टेल होती है वो लंबी हो जाती है। तो यही स्क्यूनेस जो है, ये क्या कर दिया, इसने सिमेट्री ख़राब कर दी, तो ये क्या हो गया, स्क्यूड हो गया, आपका कर्व क्या हो गया, स्क्यूड हो गया, डेटा भी स्क्यूड हो गया। तो इसमें जो इसकी लेफ़्ट टेल होगी वो लंबी होती है। हाँ, और नेगेटिव स्क्यूनेस में मोड की वैल्यू सबसे ज़्यादा, फिर मीडियन की, और सबसे कम वैल्यू मीन की होती है। तो आई होप आज का लेक्चर आप लोगों को ठीक से क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं क्लियर होता है तो आप क्वेरी अपनी कर सकते हैं मुझसे। ठीक है, जिस भी मीडियम के थ्रू हमारी बातचीत हो रही है उससे आप अपनी क्वेरीज़ को भेज सकते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक आपका होगा नेक्स्ट डे के लिए, इंट्रोडक्शन ऑफ टी टेस्ट। हैव अ गुड डे।